हाँ जी, तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और मैं राजकुमार राय, आप सब मुझे जानते होंगे। पिछला वीडियो हमने लुकेरिया पे बनाया था, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत अच्छा अच्छे से आप लोगों ने उसे सपोर्ट किया है और ऐसे ही सपोर्ट की दोबारा जरूरत है। तो देखिए भाई, पिछला जो वीडियो है लुकेरिया को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चाहा है। और लुकेरिया के बाद एक फीमेल जनरल प्रॉब्लम एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन की आज हम लोग बात करेंगे। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन मींस दैट एबनॉर्मल पीरियड बोल लो, अनियमित माहवारी बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, बात करेंगे इसके अंदर क्या क्या उसके कॉजेज हैं, किस कारण से ये माहवारी होती है, किस कारण से हमें क्या क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन क्या होंगे, कॉजेज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस कैसे करोगे और डॉक्टर्स क्या है, डॉक्टर्स कौन है। तो इस तरीके की वीडियो के लिए आप प्लीज पूरी अगर आपको इसको पूरी तरीके से समझना है और पूरी तरीके से आप लोग इसका ट्रीटमेंट चाहते हैं तो बेसिकली आप लोग को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और पूरे वीडियो देख के आप लोग को पता समझ आ जाएगा कि किस तरीके से क्या होना है। तो देखिए, बिल्कुल स्किप ना करें। देखिए क्या होता है, पहली बात मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, आप लोगों को मैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल बता दूं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता क्या है, देखिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल बेसिकली 28 दिनों की साइकिल होती है जिसके अंदर 4 फेजेज होते हैं। 4 फेज में बेसिकली सबसे पहला फेज आप लोगों के पास होता है मेंस्ट्रुएशन फेज, सेकंड फेज होता है प्रोलिफरेटिव फेज, थर्ड होता है ओवुलेटरी फेज और फोर्थ होता है आप लोगों का सेक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज। इन सबसे आपको कोई मतलब नहीं है, साइंस के टर्म में थे, बस मेरे को समझाना है। बस नॉर्मल मुझे बता रहा था कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिनों की होती है, कितने फेज होते हैं। तो 28 डेज की होती है और 4 फेजेस होते हैं, बस आप इतना समझ लीजिए। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल हम किसे कहते हैं, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल हम किसे कहते हैं, बेसिकली एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल इस 28 दिन हर 28 दिन में ना आकर, मान लीजिए किसी फीमेल में 1 तारीख को मेंस्ट्रुएशन साइकिल आया तो उसका अगला मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब आना है, नेक्स्ट 28 को, 29 को या 30 को, ठीक है। बट मान लीजिए उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल नेक्स्ट 5 तक ना आए, मतलब कि 35 डेज तक ना आए, 28 डेज में आना है बट वो 35 डेज तक ना आए, तो वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहलाएगी, यानी कि अनियमित माहवारी कहलाएगी। या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 दिन से बहुत ज्यादा पहले, यानी 21 दिन से पहले 21वें दिन से भी पहले आ जाए। 2 केसेस है, मैंने बताया 21वें दिन से पहले आ जाए या 35वें दिन के बाद आए, तो उसको हम लोग अनियमित माहवारी कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या बताई जाती है, और डेफिनेशन बताई जाती है कि लगातार 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्किप हो जाए, यानी 3 बार आपके डेट माहवारी आपकी लगातार 3 महीने तक मिस हो गई, तो भी हम उसको एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही कहते हैं, तब भी हम उसको एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। और एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या डेफिनेशन है, मेंसेस आता है तो बहुत ज्यादा ब्लड आता है सर, बहुत कम ब्लड आता है सर, तो बहुत ज्यादा ब्लड आना, बहुत कम ब्लड आना, ये भी अनियमित माहवारी का ही लक्षण है। और 7 दिन से ज्यादा माहवारी रहता है, यानी जब ब्लड आना स्टार्ट होता है, जिस दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ तो 7 दिन तक लगातार ब्लड आ रहा है हाई फ्लो में, तो भी वो अनियमित माहवारी ही कहलाएगा। पीरियड्स जब आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पेन, नोसिया, वोमिटिंग, इन सब की शिकायत है, तो भी उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, अनियमित माहवारी ही बोलेंगे। इसके अलावा ब्लीडिंग आना, जब मेंसेस खत्म हो गया, मान लो मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म, मतलब कि मेंसेस आना खत्म हो गया, ब्लड आना खत्म हो गया, उसके बाद भी हम लोग नोटिस करते हैं ब्लड क्लोटिंग, ब्लड के थक्के, स्पॉटिंग, बेसिकली पैड पे छोटे छोटे स्पॉटिंग ब्लड के अगर हम लोग देखते हैं तो वो भी अनियमित माहवारी ही कहलाता है, यानी एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को अनियमित माहवारी यानी कि एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल की डेफिनेशन तो पता चल गई होगी। मैंने क्या क्या बताया, या पीरियड्स 21 दिन से पहले आ जाए या 35 दिन के बाद आए, वो भी है। लगातार 3 पीरियड्स मिस हो जाए, वो भी एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल है। या फिर बहुत ज्यादा दर्द होता है या दर्द होता ही नहीं है, या बहुत ज्यादा ब्लड आता है या ब्लड आता ही नहीं है, वो भी एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल है। या फिर काफी बार क्या होता है, काफी बार बहुत ज्यादा क्रैम्प आ रहा है, पेन हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, नोसिया है, तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में भी वो एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही कहलाएगी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल आया उसके 7 दिन तक वो ठीक ही नहीं हो रहा, 7 दिन से भी ज्यादा चल रहा है, तो भी वो एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही कहलाएगी। और कभी एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहलाएगी तो 3 महीने तक लगातार साइकिल आपके
लगभग मिस हो जाती है, 3 महीने तक एबनॉर्मल साइकिल मिस हो जाती है, तो उसे भी आप लोग एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉजेज क्या क्या है, किस वजह से ये होता है, किस कारण से होता है। तो व्हाट इज द कॉजेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। सबसे पहला कॉजेज है लाइफ स्टाइल और स्ट्रेस में बदलाव। लाइफ स्टाइल, कोई मोटापा ज्यादा हो गया, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दूर भागते हैं या ज्यादा चिंता करते हैं, किसी चीज का स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, तो ऐसे में उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल फैक्टर। स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल फैक्टर के वजह से भी एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो सकती है। या फिर आप लोग ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाते हैं। व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी कि बर्थ कंट्रोल पिल्स, गर्भधारण ना करने वाले, यानी कि बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं गर्भपात करने वाली दवाइयां खाते हैं जिससे गर्भ ना ठहरे, जिससे बच्चा पैदा ना हो, वो दवाइयां बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो ऐसे में भी एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ सकती है। यूटेराइन पोलिप्स बने, यूटेराइन पोलिप्स आपको बता दूं मेंस्ट्रुएशन साइकिल बेसिकली यूटेराइन की तीसरी बॉल यानी एंडोमेट्रियम के टूटने से होती है, लेकिन यूटेराइन में काफी बार पोलिप्स बन जाते हैं, फाइब्रोइड्स बन जाते हैं, जिस कारण से मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। एंडोमेट्रोसिस भी हो सकता है, कैंसर का थोड़ा बहुत लक्षण हो। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज क्या होता है, आपने किसी के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में हो और आपका इन्फेक्शन हो गया पेल्विक रीजन में, तो उस कारण से भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। बेसिकली पेल्विक रीजन आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने सेक्स किया, तो सेक्स के वजह से जो इन्फेक्शन आपके आ गया वेजाइना के आसपास, तो वेजाइना के आसपास के रीजन को हम पेल्विक रीजन बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के वजह से भी ये सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपको दिख सकती है। या फिर प्रीमैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। प्रीमैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी क्या होता है, अंडा जो होता है ना, अंडा बनने से पहले ही फूट जाना या अंडे का ना बनना, अनियमित तरीके से अंडे का बनना, तो इसको प्रीमैच्योर ओवेरियन सफिशिएंसी कहते हैं। इसके वजह से भी एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ सकती है। कुछ अदर रीजंस भी हो सकते हैं जैसे कैंसर, यूट्राइन कैंसर और सर्विकल कैंसर, ये भी रीजन हो सकते हैं। यूट्राइन कैंसर और सर्विकल कैंसर की वजह से भी क्या आ सकता है, बेसिकली एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो सकते हैं। मेडिकेशन सच एज स्टेरॉइड, यानी जब आप ज्यादा स्टेरॉइड खाते हैं जिससे सूजन कम होता है, एंटीकोगुलेंट ड्रग खाते हैं जिससे खून का थक्का जमना बंद हो जाता है, तो इस तरीके के ड्रग्स भी काफी बार एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल लाते हैं। हाँ, एक चीज हो, थायराइड होना भी एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल का कोज हो सकता है। थायराइड कंट्रोल करके रखना है बेटा, थायराइड नहीं होना चाहिए, सॉरी फ्रेंड्स, थायराइड्स नहीं होना चाहिए, थायराइड्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं सर इसके लिए कौन से टेस्ट कराने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इनके लिए जो टेस्ट है, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रही है या नहीं आ रही, तो इनके लिए जो टेस्ट आपको कराना है, सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराना है। सेकंड नंबर पर वेजाइना कल्चर। वेजाइना कल्चर में क्या होता है, वो वेजाइना के सैंपल लेके उसमें देखेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ, वायरसेस वगैरह की ग्रोथ तो नहीं हो रही। पैल्विक का अल्ट्रासाउंड, जिसे ये पता चलता है पैल्विक रीजन में कोई इन्फ्लेमेशन, कोई सूजन, कोई पोलिप्स वगैरह तो नहीं है। और एंडोमेट्रियल बायोप्सी, कैंसर के लिए एंडोमेट्रियल बायोप्सी करते हैं, तो इसके लिए एंडोमेट्रियल बायोप्सी ही होता है कैंसर को डायग्नोस करने के लिए, बायोप्सी। अच्छा, अब हम लोग कर लेते हैं एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं। तो देखिए, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल को ट्रीट करने का सबसे आसान तरीका अगर डॉक्टर्स वगैरह के पास है तो वो हार्मोन लेवल को कंट्रोल करना होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल आते हैं और डॉक्टर वगैरह इन हार्मोन को कंट्रोल करके एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। काफी बार हम लोगों ने नोटिस किया है एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करने के लिए काफी बार डॉक्टर्स प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को या फिर डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी में या टैबलेट्स के फॉर्म में उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट, पेन कंट्रोल पैरासीटामोल वगैरह से वो करते हैं, एस्पाइरिन वगैरह देकर, पैरासीटामोल वगैरह देकर पेन कंट्रोल होता है, लेकिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ये नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट है यूट्राइन फाइब्रोइड्स को सर्जिकली हम लोग रिमूव करते हैं। यानी मान लीजिए कोई कैंसर है, ये एंडोसिस्ट है, कोई फाइबर बन गया है, कोई सिस्ट बन गया, तो उसको हम सर्जिकली निकाल के एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम बात करें हाउ कैन द रिस्क ऑफ एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन बी रिड्यूस। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल के रिस्क को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं या फिर आप प्रिवेंट इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रिवेंशन है, घर में है लगातार एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज वगैरह नहीं छोड़नी है, एक्सरसाइज लगातार करनी है। मेक श्योर इनफ रेस्ट, रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। दर्द को कम करने के लिए गरम तौलिया करके, गरम एक तरफ से गरम तौलिया
या फिर हॉट सीज और टॉवल वगैरह को कमर के ऊपर लगाना है, जिससे दर्द वगैरह कम हो जाएगा। बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं खानी है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज ना करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। लगातार नैपकिन्स वगैरह का यूज करते रहे, पैड्स वगैरह का यूज करते रहे और उनको प्रॉपर डिस्पोज करें, प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करें, गार्बेज प्रॉपर तरीके से गार्बेज करें। इस तरीके से आप लोग प्रिवेंट कर सकते हैं उसको। हाइजीन मेंटेन करके रखें, वाजाइना को साफ करते रहें ताकि कोई वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या किसी और दूसरे तरीके के इन्फेक्शन ना हो। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं बेस्ट डॉक्टर कौन है। तो बेस्ट डॉक्टर हैं गायनेकोलॉजिस्ट, पीसीपी, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट। इनको ट्रीट करते हैं ये डॉक्टर्स और काफी अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो प्लीज देखिए, अगर आप लोग को इनमें से कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल है आप लोग की, तो घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। आप सिंपली इन चारों में से किसी एक डॉक्टर के पास जाइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, आप लोग को निवारण बताएंगे, छुटकारा बताएंगे। और अगर आपको ज्यादा दर्द है तो आप लोग हॉट सीज जरूर कीजिए, सिकाई कीजिए, जितना हो सके सिकाई कीजिए, तौलिए से सिकाई कीजिए, अपने कमर की सिकाई कीजिए। ब्लड के लेवल बढ़ाने के लिए चुकंदर वगैरह खाइए। और बाकी तो डॉक्टर हैं ही, डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से इनको ट्रीट कर दे, इनका ट्रीटमेंट भी है। और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की काफी ध्यान रखें, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ज्यादा से ज्यादा यूज ना करें। उम्मीद और आशा करता हूँ आप लोग को सबको ये वीडियो पूरी समझ आई होगी। प्लीज इसे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। फिर अगले हफ्ते मैं एक और नई बीमारी लेके आऊंगा और उस बीमारी को मैं उस हफ्ते काफी अच्छे से समझाऊंगा और आप लोग को बताऊंगा। वो भी फीमेल जनरल प्रॉब्लम के ऊपर ही होने वाला है। मैं फीमेल जनरल प्रॉब्लम के ऊपर लगभग 10 वीडियो बनाने वाला हूँ, 10 बीमारियों के बारे में बताने वाला हूँ। 2 बीमारी में बता चुका हूँ, लुकेरिया और एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल। नेक्स्ट आप लोग को बताऊंगा। थैंक यू फॉर